कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। दक्षिण अफ्रीका से आए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 20 देशों में अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में पूरी दुनिया इस वेरिएंट से परेशान है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि ये वेरिएंट बेहद संक्रामक है, तेजी से अपना रूप बदलता है। बहरूपिया वेरिएंट ही परेशानी का सबब बना हुआ है। वेरिएंट के नए रूप के सामने आने के बाद वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। अमेरिका, यूरोपीय देश समेत भारत में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की लगातार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जीनोम सीक्वेंसिंग दरअसल में होती क्या है, क्यों ये जरूरी है। आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और जीनोम सीक्वेंसिंग की ABCD समझाएंगे। दरअसल में किसी की पूरी जानकारी के लिए उसके जीनोम का जानना बेहद जरूरी है। जीनोम का मतलब होता है किसी जीव का कुल जमा जेनेटिक मटेरियल, यानी किसी जीव का संपूर्ण जेनेटिक कोड ही जीनोम कहलाता है। सरल शब्दों में समझें तो जीनोम किसी वायरस का पूरा बायोडेटा है, यानी वो कैसा दिखता है, कैसे हमला करता है, इसकी पूरी जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग से मिल जाती है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया जाता है। लैब में वैज्ञानिक किसी जीन के जीनोम की स्टडी करते हैं, तब जाकर पता चलता है कि उस जीव का व्यवहार या वायरस का व्यवहार कैसा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वायरस का सैंपल लिया जाता है। इस सैंपल से उसके आनुवंशिक संरचना का पता लगाते हैं और फिर उसका जेनेटिक कोड निकाला जाता है। इसी कोड के जरिए वैज्ञानिक जीनोम की पूरी जानकारी जुटाते हैं, जिनके छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनता है जीनोम। जीनोम अगर किताब है तो जिन उसके छोटे छोटे पैराग्राफ। अब सवाल है कि जीनोम क्यों जरूरी है। जीनोम से किसी वायरस के आकार की जानकारी मिलती है, साथ ही उसके व्यवहार का भी पता लगाया जा सकता है। उस वायरस की ताकत कितनी है और वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी जानकारी भी मिलती है। साथ ही पुराने वायरस की तुलना में वो कैसे अलग है, जीनोम सीक्वेंसिंग से ही ये सब कुछ आसानी से पता लगाया जा सकता है। अपने दर्शकों को आसानी से समझाने के लिए हमने IGIB के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर श्रीधर से बात की है। आपको दिखाते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की कैसे जाती है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे जीनोम सैम्पलिंग की जाती है, जिसके ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि कौन सा स्ट्रेन, कौन सा म्यूटेशन है जो इस वक्त भारत में मौजूद है, और अगर कभी ओमिक्रॉन भी आएगा तो उसकी सैम्पलिंग भी यहाँ पर की जा सकती है, सक्षम है। सर, आपसे पूरा प्रोसेस जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी मशीनों से किस तरीके से सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेजरली टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन है। इसको बोलते हैं नोवासिक 6000 मशीन। ये एक हाई थ्रूपुट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा हमें easily about 3000 COVID genomes in about 48 hours to 72 hours के अंदर में, 3 दिन के अंदर में हम करा सकते हैं। तो शेयरिंग सबके साथ होती है क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स भारत में बहुत कम है जो इतने बड़े डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सके, जिससे 48 घंटे के अंदर 3000 रिपोर्ट्स आ जाए। कि देखिए, कोरोना जीनोम ना बहुत छोटा होता है कंपेयर टू जैसे ह्यूमन जीनोम ले लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए इतना बड़ा कुछ सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। सिंपल सा हमारा जो वर्क स्टेशंस होते हैं, ठीक है, वो भी चल जाते हैं, जो सब इंस्टीट्यूट्स के पास अपने अपने हैं। तो अपने अपने ही वो सीक्वेंस करते हैं, अपने ही एनालिसिस करते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिखा सके कि कैसे जो RNA है वो इसके अंदर इनपुट किया जाता है और कैसे सब कुछ होता है, सीक्वेंसिंग कैसे ऑटोमेशन की। देखिए, इसको खोल के दिखाने का मैं रेकमेंड तो करूँगा नहीं, ठीक है। बल्कि आपको मैं और कुछ दिखा सकता हूँ। तो होता क्या है कि जब आप पेशेंट से आप VTM में स्वाब्स निकालते हैं, वो स्वाब्स को से RNA आइसोलेट करते हैं और वो RNA को लाइब्रेरी प्रिपरेशन बोल के एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, वो करते हैं। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो ना, मेरे पास है जो ग्लास का एक छोटा सा स्लाइड है, ठीक है। ये इसको फ्लो सेल बोलते हैं, ठीक है। ये एक माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस होता है जिसके अंदर वो लाइब्रेरी जो हमने RNA का बनाया था, कोविड वाला RNA का, उसको इसके अंदर हम माइक्रोफ्लूइड के थ्रू फ्लो कराते हैं और ये जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक, इसके अंदर चला जाता है और इस पर सीक्वेंसिंग होती है। तो सारा कुछ इसमें माइक्रोफ्लूइडिक्स बेस्ड
नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। सर, जैसे आपने 3000 बताया, आप 3000 सैंपल्स तो 3000 अलग अलग लोगों के होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर कौन सा म्यूटेशन, कौन सा स्ट्रेन है? गुड क्वेश्चन। तो जब हम आरएनए आइसोलेट करते हैं ना, जब मैंने बोला कि लाइब्रेरी प्रिपरेशन बोल के हम एक स्टेप उसमें रखते हैं, उसके अंदर ना सबको एक छोटा सा एक एड्रेस सीक्वेंस दे देते हैं, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो 3000 का 3000 यूनिक एड्रेस सीक्वेंस होता है, ठीक है, ताकि जब ये सीक्वेंसिंग हो जाए और कंप्यूटर में एनालिसिस होता है ना, उसके बाद में हमें एड्रेस को वापस पढ़ते हैं और हमें पता रहता है कि कौन से पेशेंट का कौन सा एड्रेस था। अगर हाइपोथेटिकली बात करें, मान लीजिए एयरपोर्ट से कुछ ऐसे सस्पेक्ट आते हैं जो साउथ अफ्रीका या किसी और हाई रिस्क कंट्री से आते हैं, तो उसमें ऐसे सीक्वेंसर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उन्हें आइसोलेट किया जा सके, उनकी पूरी चेन को ब्रेक किया जा सके। हाँ जी, तो हम बेसिकली इसको हम टाइम क्रिटिकल इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। टाइम क्रिटिकल इवेंट्स माने जहाँ पर कोई क्वारंटीन में है, कोई ट्रैवलर्स, या कोई हॉस्पिटल में इन्फेक्शन क्लस्टर्स में स्प्रेड हो गई है, कोई मोहल्ला में बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया, हॉस्टल्स में हो गए, तो वो टाइम क्रिटिकल इवेंट होता है क्योंकि उसका आंसर चाहिए होता है, ठीक है, आप लोगों को बंद नहीं करके रख सकते हैं। तो उस केसेस पे 48 सैंपल्स हम इस पे 24 आवर्स के अंदर डाल के इसका रिजल्ट्स निकाल के हम कम्युनिकेट कर देते हैं। छोटे कंप्यूटर जिस तरीके से काम करते हैं, लैपटॉप वगैरह, उसका एक बड़ा रूप है क्योंकि यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर के एक भाग के रूप में काम करता है ताकि बहुत ज़्यादा जनरेट किया हुआ डाटा एक साथ एनालिसिस करके बहुत जल्दी से जल्दी बताया जा सके कि यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो कौन सा म्यूटेशन है, किस तरीके से वो फैल सकता है, उसके बारे में जांच से पहले उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ पर इन कंप्यूटर्स के ज़रिए किया जाता है। तो जीनोम बायोलॉजी की दुनिया का पहचान पत्र है। जैसे आपके पास पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र हैं, वैसे ही किसी भी जीव की पहचान जीनोम से हो सकती है। बायोलॉजी में दो तरह के जीनोम हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। किसी इंसान की पहचान यानी उसके गुण, रूप, बनावट का पता डीएनए से चलता है, जबकि कोरोना जैसे वायरस के रूप, बनावट और व्यवहार का पता आरएनए से होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा सुपर कंप्यूटर में जाता है और उसी से फिर डेटा का एनालिसिस कर रिपोर्ट जनरेट की जाती है। कैसे काम करता है सुपर कंप्यूटर, ये भी देखिए। सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, किस तरीके से पूरा सुपर कंप्यूटर काम करता है? देखिए, आपने नीचे सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स तो दिखाए हैं हमने। जो डेटा जनरेट होती है सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म से, वो डायरेक्टली इन मशीनों के अंदर आती है, ठीक है। ये जनरली इसको कॉमनली सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, डेटा सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। ये टायर 3 डेटा सेंटर है जिसके अंदर में डेटा आती है, एनालिसिस होते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं जो हम आप लोग मिनिस्ट्री के साथ या डिफरेंट एजेंसी के साथ हम शेयर करते हैं, हमारे वेबसाइट्स में भी डिस्प्ले होते हैं। टेराबाइट सर अगर बात की जाए तो कितने, अगर कॉमन मैन के लिहाज से देखें तो कितना टेराबाइट या कितने नॉर्मल घर के कंप्यूटर्स को मिला करके ऐसा सुपर कंप्यूटर? नॉर्मल घर में ना हमारा जो कोर होता है ना, मशीन्स जो होम कंप्यूटर्स होते हैं, एक होते हैं या कभी कभी 2 कोर के मशीन्स होते हैं। ये जब हम 2000 बोलते हैं तो उसका आप डायमेंशन सोच सकते हो कि उतने सारे कंप्यूटर का एक साथ पावर इसमें मिला हुआ है। पूरे इंडिया से डाटा यहाँ पर आता है, कैसे स्टोर और प्रोसेस होता है? क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पीपी किट पहन के भी अंदर नहीं जा सकते हैं और ये सिर्फ अकेली फैसिलिटी है ऑल ओवर इंडिया। ये तो यस, जो सीक्वेंसिंग डेटा होती है ना, डेटा जो होती है वो बाइनरी फैशन पे होती है। उसके बाद तो कंप्यूटर के लिए वो डेटा पॉइंट ही रह गया, वो ह्यूमन का हो या कोरोना वायरस का हो या और कोई ऑर्गेनिज्म का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान का डाटा 0 और 1 के बीच में है जो यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है। इन अ वे यस। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है। हज़ारों लैपटॉप, हज़ारों कंप्यूटर्स को मिला दे तब जा कर के ऐसा सुपर कंप्यूटर बनता है। ये अकेला डाटा सेंटर है जो कोविड-19 सीक्वेंसिंग पूरे हिंदुस्तान का यहाँ पे स्टोर किया जाता है। लिहाजा जो आपको शीशे की दीवार के उस पार अलमारी नज़र आ रही है, इन्हीं अलमारियों के सहारे डिजिटल तरीके से हिंदुस्तान महामारी के ख़िलाफ़ जंग लड़ भी रहा है और धीरे धीरे जंग जीत भी रहा है। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए किसी बीमारी, उसके लक्षण, उससे होने वाली परेशानी और उसके उपचार का पता लगाया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक बीमारियों का इलाज हो सकता है, साथ ही संक्रामक रोगों का भी इलाज इससे मुमकिन है। हमारे सहयोगी राहुल डबास की इसी मुद्दे से जुड़ी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अब न्यूज़ नेशन आ पहुंचा है IGIB लेबॉर्ट्री के बिल्कुल अंदर, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी प्रिपरेशन की जा रही है। जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि IGIB लेबॉर्ट्री दिल्ली में किस तरीके से मॉलिक्यूलर तरीके से एक फंक्शनिंग की जाती है ताकि वो एलिमेंट आ सके RNA के बाद प्री लेबॉर्ट्री के तरीके से, जो उस मशीन में डाल करके सीक्वेंसिंग की जा सके, जो 2 से 3 दिनों के अंदर 3000 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये बता सकते हैं कि किस किस राज्य में कौन कौन सा वेरिएंट, कौन कौन सा स्ट्रेन, कौन कौन सा म्यूटेशन फैल रहा है। और अगर छोटे समूह के लिए हो तो उसके लिए एक अलग तरह की मशीन थी, उससे बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर पता किया जा सकता है कि जो एयरपोर्ट से लैंडेड हुए हैं उन 12 देशों से या साउथ अफ्रीका से, उनमें कहीं ओमिक्रॉन है या नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल प्री लेबॉर्ट्री टेस्ट के रूप में यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरे साइंटिस्ट भी हमारे साथ हैं, वो भी लगातार ये टेस्ट कर रहे हैं और ये राउंड द क्लॉक चलता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पहले 3000 से कम सैम्पलिंग हो रहे थे, लेकिन अब 3000 से जो पूरी कैपेसिटी है उसके तहत 3000 सैंपल्स प्रतिदिन किए जा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग का। और ये पूरे अगर एंटेगी के लिहाज से देखें तो लगभग ये 37% यानी 1/3 से भी ज़्यादा जो सैम्पलिंग भारत सरकार, केंद्र सरकार के पास आती है, वो इसी लेबॉर्ट्री में उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। एक तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिहाज से ये देश की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है, जहाँ पे राउंड द क्लॉक साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, PhD स्कॉलर्स काम कर रहे हैं ये पता करने के लिए कि भारत में म्यूटेशन कौन सा फैल रहा है। और कोशिश इस बात की है कि अगर कोई पहला केस भी ओमिक्रॉन का डिटेक्ट होता है तो आइसोलेट किया जा सके, तमाम जो चेन ऑन इन्फेक्शन है उस व्यक्ति के संपर्क में जितने लोग आए हैं सबको आइसोलेट किया जा सके। तो इस तरीके से काम होता है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम होता है ताकि हिंदुस्तान महामारी की जंग में सुरक्षित रहे। और अगर वो म्यूटेशन ओमिक्रॉन B1.1529 हिंदुस्तान पहुंचता है तो उसे वहीं रोक दिया जाए, पब्लिक में स्प्रेड नहीं हो पाए। विजिलेंस विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग लैब हैं। इन लैब से हम जीनोम सीक्वेंसिंग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स है। इसी तरह से महाराष्ट्र के पुणे में ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। तेलंगाना के हैदराबाद में ISIR का सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के साथ साथ सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस्ट है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जीनोम लैब हैं। इसके साथ ही दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, महामारी विज्ञान और केंद्रीय निगरानी इकाई की 2 जीनोम लैब हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और देश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। इस बारे में ज्यादा एहतियात बरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तैयारी भी तेज कर दी गई है। डेली ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को 15,000 टन करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, 3,631 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन यानी PSA प्लांट्स को भी अप्रूवल दिया गया है, जिसमें से 1100 प्लांट्स इंस्टॉल भी किए जा चुके हैं। 2 लाख से ज़्यादा ICU बेड तैयार किए गए हैं, जिसमें से करीब 1 लाख बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा भी मौजूद है। जुलाई 2021 में लोकसभा के एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने बताया था कि पहली लहर की पीक के दौरान हर दिन 3095 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। दूसरी लहर के दौरान इसमें करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई और हर दिन 9000 टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। इसी को देखते हुए ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाया गया है और लक्ष्य 15,000 टन प्रतिदिन प्रोडक्शन का रखा गया है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज हैं। न्यूज़ नेशन संवाददाता जितेंद्र शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद शासन प्रशासन को भी सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है कि आप कोविड को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उन्हें करके रखें। खासतौर पर ऑक्सीजन प्लांट की हम बात करें, जैसे कि जिस समय मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये ऑक्सीजन प्लांट है जिसे
कोविड के दौरान ही तैयार किया गया था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, उसके बाद कई जगहों पर जो ऑक्सीजन के प्लांट थे वो तैयार किए गए थे। इस ऑक्सीजन प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो करीब ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ये 1 मिनट में 600 लीटर ऑक्सीजन बनाता है, और पूरे दिन की अगर हम बात करें तो 8,64,000 लीटर इस ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन है वो बनती है। हम बात करेंगे जो इंजीनियर से यहाँ के, वो हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, ये जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है किस तरह से काम करता है, कितने मरीजों को इससे ऑक्सीजन दी जा सकती है एक दिन? इससे कम से कम अपने 600 लीटर पर मिनट जो जा रही है, इससे हम 1 मिनट में अपना लगभग 200 से 250 पेशेंट को चला सकते हैं। और उसके अलावा ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें कोई मैनुअली वो चीज़ नहीं है, अपने ऑटोमेटिक काम करता है। और बना के और लाइन के थ्रू मॉइस्चर वगैरह सारा कुछ बाहर करके और उसको लाइन में बिल्कुल ड्राई ऑक्सीजन भेजता है। चलिए, नेशन 360 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।